क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम। दोस्तों, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, उससे पहले इंडोनेशिया थे। हेडलाइंस में बहुत कुछ आया, लेकिन जो सबसे अहम वजह है वो है लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, यूरेनियम। ये वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिन पर पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, और इसीलिए भारत क्रिटिकल मिनरल्स का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। कंफ्यूज? कोई बात नहीं, आप बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आगे देखते रहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स भला होते क्या है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया इस शब्द का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन आम लोगों को आज भी ठीक से पता नहीं कि इनकी अहमियत क्या है। अगर आप आज आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं, तो उन सब में इस्तेमाल होते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कई दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स। इनके बिना कुछ नहीं चलता, इसीलिए पूरी दुनिया इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहती है। अब सवाल आता है कि हमारा क्रिकेट राइवल देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस पूरी कहानी में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। इसका जवाब है रिसोर्सेस। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे रिसोर्स रिच देशों में से एक है। यहाँ लिथियम की विशाल रिजर्व्स है, निकल और कोबाल्ट की भरपूर उपलब्धता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बड़ी मात्रा में हैं, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में भी शामिल है। इसी यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने उन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को फाइनलाइज कर लिया है जिनकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम एक्सपोर्ट का रास्ता आधिकारिक तौर पर खुल गया है। हाँ, एक बात मैं जरूर साफ कर दूं, यूरेनियम भारत की ऑफिशियल क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी अहमियत कम है। यूरेनियम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पार्टनरशिप भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्यूचर के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इस पूरी यात्रा की सबसे दिलचस्प घोषणा थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर अंडर पाथ्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को मिनरल्स बेचेगा। इसका असली उद्देश्य एक ऐसी रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाना है जिसमें माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक दोनों देश मिलकर काम करें। ऑस्ट्रेलिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराएगा, जबकि इंडिया प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन पर ध्यान देगा। यानी दोनों देश मिलकर ऐसी ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन तैयार करेंगे जो भविष्य में किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। लेकिन कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो सब समझ आएगा। इसके लिए आप इन्फो इन डेटा का ये ग्राफ अपनी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिए। ये लाइंस जो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रही हैं, भारत चुपचाप पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। सबसे पहले इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े निकल प्रोड्यूसर्स में से एक है, और निकल आज ईवी बैटरीज की बैकबोन माना जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, जहां मैंने पहले बताया लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ और यूरेनियम जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज भारत की पहुंच में आ रहे हैं। साउथ अमेरिका में भारत अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों के साथ लिथियम कॉपरेशन बढ़ा रहा है। यही वह इलाका है जिसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, जहां दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स मौजूद हैं। अफ्रीका में डीआर कॉन्गो दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट प्रोड्यूसर है, और भारत वहां भी स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट बढ़ा रहा है। नमीबिया में यूरेनियम और रेयर अर्थ रिसोर्सेज है, जबकि कजाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में गिना जाता है। यानी भारत अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप्स बनाकर धीरे धीरे क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा, आखिर भारत को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका एक ही जवाब है, चाइना। आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ मिनरल्स को माइन करना नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि उन मिनरल्स को प्रोसेस कौन करता है, रिफाइन कौन करता है, बैटरी ग्रेड केमिकल्स कौन बनाता है, और रेयर अर्थ मैग्नेट्स कौन तैयार करता है। यहीं से चाइना की मोनोपोली शुरू होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया लिथियम निकालता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए चाइना चला जाता है। अफ्रीका कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिफाइनिंग का बड़ा हिस्सा चाइना में होता है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना का दबदबा है। यानी दुनिया के पास मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री के इस्तेमाल लायक बनाने की क्षमता काफ़ी हद तक चाइना के पास है। इसी स्थिति को एक्सपर्ट्स चाइनाज चोक होल्ड ऑन क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं।
और चाइना ने इस ताकत का इस्तेमाल पहले भी किया है। पिछले कुछ वर्षों में उसने गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और कई रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाकर पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया था कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ें तो वह सप्लाई चेन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि आज अमेरिका, यूरोप, जापान और इंडिया सभी चाइना के बाहर ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाने में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि टेक, मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल सिक्योरिटी की लड़ाई है। इसीलिए भारत की रणनीति सिर्फ मिनरल्स इंपोर्ट करने की नहीं है। भारत एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहता है ताकि अगर भविष्य में कुछ हो जाए, कोई ग्लोबल टेंशन हो जाए, तो भारत की फैक्ट्रीज बंद ना हो, चिप प्लांट्स रॉ मटेरियल के बिना ना रुक जाएं और देश किसी एक सप्लायर की मर्जी पर निर्भर ना रहे। यही कारण है कि पीएम मोदी की हालिया विदेश यात्राएं हेडलाइन से कहीं ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थी। टेलीप्रॉम्प्टर पर मीम्स बनाना आसान है, लेकिन इतिहास उन फैसलों को याद रखता है जो आने वाले 20-25 साल की दिशा तय करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, क्या इंडिया आने वाले वर्षों में चाइना की क्रिटिकल मिनरल्स मोनोपोली को सचमुच चुनौती दे पाएगा।